मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार साथियों। फिर से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का 10 मिनट शो में। एक प्रश्न के माध्यम से हम उसके आसपास आने वाले जितने भी प्रश्न हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ लिया हो, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो सर हम भूल गए, दोबारा रिवीजन कैसे करें? बिल्कुल आप रायथान को फॉलो करें साथियों। मात्र आपका 5 से 7 मिनट में बहुत कुछ देखे जाएगा ये प्रश्न। प्रश्न आप उत्तर दे देंगे। थार के मरुस्थल में रेगिस्तान के प्रसार को क्या कहा जाता है? कि थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल में रेगिस्तान का जो प्रसार है उससे क्या कहते हैं? आप अपना उत्तर दीजिए, मैं कुछ बातें बता रहा हूं। देखिए ये जो राजस्थान का साथियों आप लोगों का मानचित्र है, इसमें यदि आप लोग थार के मरुस्थल की बात करेंगे तो थार का मरुस्थल का जो विस्तार है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है। हम इसे बिल्कुल उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कह सकते हैं और ये मरुस्थल हमारा थार का मरुस्थल कहलाता है। ऐसा नहीं है थार का मरुस्थल का विस्तार केवल केवल राजस्थान में ही है बेटा। इसका विस्तार इधर देखेंगे तो आप लोग यहां गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा और उधर चलेंगे तो आप लोग पंजाब में देखने को मिलेगा, गंगानगर के हनुमानगढ़ के साइड में। इधर आप देखेंगे तो आपकी इधर हरियाणा तक आपको देखने को मिलेगा, चूरू के आसपास। तो इसका दक्षिणी विस्तार गुजरात में और फिर ये कच्छ की खाड़ी, कच्छ के रन होते इस तरीके से जाएगा। ये मरुस्थल है साथियों, ध्यान रखें आप लोग, थार का मरुस्थल। ये जो मरुस्थल है इसमें बहुत सी आप लोगों के जो शब्दावली बनती है जहां से आपका सवाल बनता है। इसमें बात करें कि देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी साहब उत्पत्ति कहां से हुई है। अगर बेटा उत्पत्ति की बात करेंगे तो हम लोग कह देंगे गुरुजी यहाँ पे एक 33 महासागर था और ये 33 महासागर था, इसमें जो रेत है वो रेत आती गई, कण जमते गए तो 33 महासागर से ये क्या बन गया, आप लोगों के अवशेष बन गया। 33 महासागर का अवशेष है। और ये भी ध्यान रखें अधिकांश जो खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, वो खारे पानी की झीलें भी, खारे पानी की झीलें भी, खारे पानी की झीलें भी, ये भी किसके हैं? 33 महासागर के अवशेष है। खारे पानी की झीलें हैं वो भी किसके अवशेष है? 33 महासागर के अवशेष है। दूसरी बात ध्यान रखें आप लोग कि आप दो बातें आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए कि जो आप लोगों के, चाहे मरुस्थल की बात करें, आप लोग मरुस्थल की बात करें, चाहे आप लोग मैदान की बात करें, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है वो भी 33 महासागर का अवशेष है और जो मरुस्थल है वो भी 33 महासागर का अवशेष है। आप कहेंगे सर फिर पठार और पहाड़, बिल्कुल बता रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को, वो गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड से जो बना है, क्या कहा मैंने? गोंडवाना लैंड से जो बना है, गोंडवाना लैंड से जो बना है, या तो पर्वत बने या पठार बने। तो हम लोग बात करेंगे एक तरफ यहां पे अरावली पर्वतमाला। कभी भी आपसे पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला यानी जहां पर्वत और पठार है, पर्वत और पठार है, वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। और यहां दूसरी तरफ देखेंगे हम लोग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जिससे हम लोग हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी पठार और पर्वत है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। और जो मरुस्थल और मैदान, भाई समुद्र समुद्र रेत से जो बनेंगे ना, रेत से मरुस्थल बनेगा, मैदान बनेगा, और पठार से पहाड़ों पर्वत से बनेगा वो आपका पर्वत बनेगा या आपका पठार बनेगा। अब सवाल ये आता है गुरुजी सबसे पहले है ना, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? तो सबसे पहले पर्वतों का निर्माण हुआ, दूसरे नंबर पे बात करेंगे पठारों का निर्माण हुआ, और तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं तो आपके मैदानी प्रदेश इसका निर्माण हुआ, और थार का मरुस्थल तो अभी भी निर्माण इसका जारी है। ठीक है, तो ये अच्छे सवाल बनते हैं। यहां सवाल पूछा रेगिस्तान का प्रसार। साथियों रेगिस्तान के प्रसार को हम लोग वैसे जो कहते हैं वो मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण। और सर्वाधिक जो मरुस्थलीकरण हुआ है वो वायु से हुआ है, वायु, ध्यान रखें, मरुस्थलीकरण। और इस मरुस्थलीकरण को हम लोग कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। तो रेगिस्तान का जो मार्च कहा जाता है थार के मरुस्थल में, जो ध्यान रखें थार के मरुस्थल में, इसे क्या कहेंगे? रेगिस्तान का मार्च कह देंगे। मित्रों हमारे पास में एक शब्द टाट या रन। देखिए टाट कह दीजिए या आप लोग रन कह दीजिए या आप लोग पलाया कह दीजिए, ये वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झीलें हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झीलों को हम टाट कहेंगे, रन कहेंगे, पलाया। हाँ अगर इनका आकार बेटा बड़ा हो गया, बड़ा आकार हो गया तो पलाया, और इनका आकार छोटा हो गया तो ये क्या कहलाएगा? टाट या रन कहलाएगा। अगर आकार छोटा है तो टाट या रन कहलाएगा, आकार बड़ा है तो क्या कहलाएगा? पलाया झील कहलाएगा। अब क्या होता है एक्चुअल में, यहां ये पानी सूख जाता है, तो पानी सूखने पर यहां जो उपजाऊ परत बनती है, क्या बनती है? उपजाऊ परत। तो वो जो उपजाऊ परत है ध्यान रखें उसे कहते हैं सेलिनास। उपजाऊ परत है, उस उपजाऊ परत को क्या कहते हैं बेटा? सेलिनास कहते हैं। वो जो उपजाऊ परत है
वो सेलिनास कहते हैं। और इसमें जो खेती होती है उस खेती को खड़ीन खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन खेती। यानी यहाँ पे जो टाट या रन पलाया झील है, यहाँ पानी सूख गया, तो वहां पे जो आप लोगों के उपजाऊ परत बनेगी सेलिनास, और वहां पे जो खेती की जाती है खड़ीन खेती। और खड़ीन खेती का जो कार्य करते हैं वो विशेषण कहां करते हैं? जैसलमेर। जैसलमेर। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण। कौन बेटा? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण है, विशेषकर ये कार्य करते हैं। तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण ये कार्य करते हैं, खेती प्रारंभ की। ये अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बन सकता है टाट या पराय झीलों से। अब हमारे पास आता है बरखान। बेटा हमारे पास देखिए, बरखान हमारे पास रेत के टीले हैं। अगर हमारे पास कोई अर्धचंद्राकार रेत का टीला है, क्या कहा मैंने? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकृति में अर्धचंद्राकार कोई रेत का टीला है, रेत का टीला है, तो वो क्या कहलाएगा? बरखान कहलाएगा। अगर हमारे पवन के समानांतर, पवन के समकोण पर, अगर कोई रेत का टीला पवन के समकोण पर बना है, पवन के समकोण पर, बालू का स्तूप पवन के समकोण पर, तो वो कहलाएगा अनुप्रस्थ। और हम लोग बात करें अनुदैर्ध्य कि पवन के समानांतर, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, ठीक है, पवन के समानांतर कोई बना है, पवन के समानांतर, पवन के समानांतर, पवन के समानांतर जो कोई बालू का स्तूप बना है, तो वो कहलाएगा अनुदैर्ध्य। अब इनमें सबसे ज्यादा जो गतिशील और नुकसानदायक है वो है बरखान। वेरी इंपॉर्टेंट, बरखान है, हम लोग कहेंगे सर ये सबसे ज्यादा गतिशील है, सबसे अधिक गतिशील है, सबसे अधिक गतिशील रेत कट। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएगी। सबसे अधिक गतिशील है वो बरखान है। सबसे अधिक गतिशील कौन सा है? बरखान है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गुरुजी सर्वाधिक नुकसानदायक, सर्वाधिक नुकसानदायक, सर्वाधिक नुकसानदायक है वो कौन सा है? बरखान है। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला बरखान है, सबसे अधिक गतिशील वाला बरखान है। ये आप लोगों के अच्छे सवाल यहां से बनते हैं। अब साथियों हमारे कुछ लहरनुमा परतें बन जाती हैं, लहरनुमा परतें बन जाती हैं, उन्हें कहते हैं उर्मिका। अगर आपसे पूछा जाए कि लहरनुमा परतें, लहरनुमा परतें, लहरनुमा धारियां बन जाती हैं, लहरनुमा परतें, लहरनुमा परतें, उन्हें कहते हैं उर्मिका। लहरनुमा परतें, तो लहरनुमा परतों को क्या कहते हैं हम लोग? उर्मिका कहते हैं। लहरनुमा परतों को क्या कहते हैं हम लोग? उर्मिका कहते हैं। अब बेटा यहां हमारे पास जो मरुस्थल है, मरुस्थल के भी आप लोगों को 3 प्रकार देखने को मिलेंगे। मरुस्थल के 3 प्रकार देखने को मिलेंगे, जरा देखेंगे आप लोग कौन कौन से। देखिए आप लोग, अगर एक लोग बात करेंगे आप लोग, देखिए एक जो हमारे पास में है वो है कौन सा? वो है हमारे पास में ईग। ईग कौन सा है बेटा? ईग है हमारे पास, एक है ईग, एक ईग हो गया। दूसरे की बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास हम्मिदा हो गया, हम्मादा, कौन सा हो गया? हम्मादा। और तीसरा हमारे पास रेग हो गया। तो 3 प्रकार हो गए मरुस्थल के। अगर हम लोग प्रकार देखने को मिले तो मरुस्थल के हमें 3 प्रकार देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के? 3। अगर ईग की बात करेंगे तो हम लोग कह देंगे सर रेतीला मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल बेटा? रेतीला। अगर हमें रेतीला मरुस्थल मिलता है तो रेतीला यानी ईग। अगर हमसे बात कर रहा है हम्मादा, हम्मादा, तो आपसे कह देंगे पथरीला मरुस्थल, कि पथरीला मरुस्थल क्या कहता है? हम्मादा। और रेग का मतलब हो गया मिश्रित, कंकड़ पत्थर, इस तरीके से। तो हमारे पास मरुस्थल के कितने प्रकार देखने को मिलेगा आप लोगों को? 3 प्रकार देखने को मिलेगा। ईग है वो हम लोग कह देंगे रेतीला मरुस्थल है, हम्मादा पथरीला मरुस्थल है, और रेग की बात करेंगे कि आप लोगों को मिश्रित मरुस्थल है। रेग का मतलब क्या है बेटा? मिश्रित मरुस्थल है। रेग का मतलब क्या है? मिश्रित मरुस्थल है। क्लियर? रेग का मतलब क्या है? मिश्रित मरुस्थल है। रेग का मतलब क्या है? मिश्रित मरुस्थल है। क्लियर? अब देखिए हमारे पास में डॉक्टर ईश्वर प्रकाश है। क्या क्या शब्दावली बन सकती है जरा देखिए। डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने इस मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने, डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने इस मरुस्थल क्या कहा है? रुक्ष क्षेत्र कहा है। क्या कहा है बेटा? रुक्ष क्षेत्र कहा है, जैव विविधता के कारण। आपको मालूम है कि यह मरुस्थल 61.11% भूभाग में फैला हुआ है। राजस्थान का सर्वाधिक भूभाग इसने लिया हुआ है ना। और यहाँ पे जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या मात्र यहाँ पे 40% है। ठीक है, तो 61.11% यहां देखेंगे तो भूभाग है 61.11%। जनसंख्या है वो कितनी है? 40% है। जनसंख्या कितनी है? 40%। ध्यान रखें आप लोग। यहां हमारे पास अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है बेटा? अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला है, यहां से एक 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा निकलती है। तो आप लोग कह देंगे कि सर 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है जो अरावली पर्वतमाला और थार के मरुस्थल को अलग करती है। और एक हमारे पास 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। कितने की? 25 की। अगर 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा की बात करेंगे तो वो थार के मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा हो गई। यहां है जो हमारा शुष्क मरुस्थल,
यानी इसे जो नाम देते हैं हम लोग शुष्क मरुस्थल नाम देते हैं बेटा, और इसको जो नाम देते हैं हम लोग वो अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी 25 से कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो वो शुष्क मरुस्थल हो गया, 25 से 50 वाला है वो अर्ध शुष्क है, और 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के बाद में अरावली शुरू हो जाती है। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, बिल्कुल आप हमें बताते रहेंगे, आप बिल्कुल हमें योगदान देंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे। हम इसी तरीके से साथियों 10 मिनट शो के माध्यम से एक शानदार अंदाज में आपको सीरीज कंप्लीट करवाएंगे, मजा आएगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और यहां उत्तर बनेगा कि परसारो क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।